हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एस सी विद एनके पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको जो यहाँ पर मैं कराऊंगा नंबर सिस्टम मैथ में हमारा फर्स्ट चैप्टर ये आज रहेगा। तो इसमें मैं बता दूं कि ये जो नंबर सिस्टम है हमारे पास और भी अन्य चैप्टर रहेंगे, वो आपको सभी के सभी में जितने भी हमारे पास मैथ, रीजनिंग और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको मैं अपने पर्सनल नोट्स से यहाँ पर कराऊँगा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर खुद के ये नोट्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे जो इस वीडियो में आज की जो वीडियो रहेगी, हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं इसमें आपको बता दूं, एसएससी, बैंक, रेलवे से संबंधित जो छात्र यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो इसमें वीडियो में रहेगा ये रहेगा कि पहले हमें संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी संख्या हमारे पास किस तरीके की संख्या होती है। तो हमें उन संख्याओं का भी पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं तो उन संख्याओं के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी संख्या सम है, कौन सी विषम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता होना यहाँ पर चाहिए। तो हम पहले पॉइंट को पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, यहाँ पे आप सभी को भी पता होगा। प्राकृत संख्या जो संख्याएं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती हैं, 1 से लेकर मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए कि गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं। सिंपल गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक यह जाएगी। और नोट करके यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है यहाँ पे? -1। तो -1 कभी हमारे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हमारे पास? 1, ठीक है। तो ये माइनस नहीं है यहाँ पे, तो ये माइनस नहीं है, वो संख्या को मैंने इस तरीके से लिया संख्या करके इस तक, तो 1 है सिर्फ, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हमारे पास? 1 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि सम संख्या है, तो सम संख्या 0 भी एक की संख्या होती है, सम संख्या होती है। अब वो आपको मैं समझाता हूँ कैसे। अगर हमारे पास 1 है, ठीक है, तो हम अगर इसमें यहाँ पे 0 लगा दें तो ये क्या हो जाएगी? एक सम संख्या हो जाएगी। और 2 के पीछे यहाँ पे 0 लगा दे तो सम संख्या हो जाएगी। अगर किसी भी संख्या के पीछे क्या आ जाए? 0 आ गया, तो वो संख्या अगर विषम भी होगी ना तो वो सम हो जाएगी। तो एक 0 भी क्या है? एक सम संख्या। तो आपको प्राकृत संख्या के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी संख्या होती है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, वो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो पूर्ण संख्या, यदि शून्य को प्राकृत संख्या के परिवार में सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार बना नया परिवार पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, अगर हम प्राकृत संख्याओं में ही शुरू में 0 लगा दें, 1 से पहले लगा दें यहाँ पर 0, तो वही क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या यहाँ पर कहलाएगी। प्राकृत संख्या में क्या था? 1 से स्टार्ट हो रही थी, और पूर्ण संख्या में क्या है? 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इतना यहाँ पर फर्क है, इन संख्याओं में इतना यहाँ पर अंतर है, तो आप इनको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। फिर हम बात करते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की मैं बात करता हूँ, संख्याओं के भी काफ़ी प्रकार होते हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे सम संख्याएँ। तो सम संख्याएँ क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो क्या कहलाएगी? सम संख्याएं कहलाएगी। और यहाँ पे नोट लिखा है यहाँ पे कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हमारे पास? 2 है, ठीक है। अगर सम संख्या की बात करते हैं तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। कभी आप 0 लगा दो तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है यहाँ पे एक 2 है। और हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि 0 क्या है? एक सम संख्या है। ये यहाँ पर सिर्फ हमने ये कहा है कि 0 भी एक सम संख्या हो सकती है अगर वो किसी संख्या के पीछे जाकर लग जाए। जैसे कि 1 है, 1 के पीछे मैं यहाँ पर लगा दूँ 0, तो ये एक सम संख्या हो गई। लेकिन मैंने यहाँ पे कहा है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या हमारे पास 2 रहेगी, कोई 0 यहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से लेकर 8 तक ये रहती है, ठीक है। तो किसी भी संख्या के पीछे क्या आ जाए, कोई भी संख्या, जैसे कि 10 हो गया, 12 हो गया,
14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। तो क्या है, संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो संख्या क्या कहलाएगी, सम कहलाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट सेकंड आएगा विषम संख्या। जिस संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो संख्या विषम संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हमारे पास, 1 है। ये यहाँ पे दिया हुआ भी है कि 1 से स्टार्ट होती है विषम संख्या। ठीक है, तो किसी भी संख्या के अंतिम में 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। और सबसे छोटी विषम संख्या हमारे पास 1 है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, ठीक है, 2 ही गुणनखंड हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी, वहाँ पर अभाज्य संख्या कहलाएंगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक तो वो संख्या जो हमारे पास होगी और एक 1 से डिवाइड होगी, एक और स्वयं से डिवाइड हो। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या हमारे पास सिर्फ वही संख्या होती है जो हम कह देते हैं कि अपने ही आप से डिवाइड हो। जैसे कि 7 है, 7 अपने आप से डिवाइड होगा पूरा पूरा, और हम इसको 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या हो, सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो, 1 के अलावा अपने आप से ही डिवाइड हो तो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 83 है, 83 1 से जाएगा और खुद 83 से जाएगा। फिर 13 है, 1 से जाएगा और 13 से जाएगा। 2 है, यहाँ पे 2 1 से जाएगा और 2 अपने आप 2 से ही जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या। फिर नेक्स्ट है इसमें हमारे पास नोट करके कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम संख्या होती है हमारे पास 2। सबसे छोटी अभाज्य भी और सम भी, अभाज्य संख्या भी और सम संख्या भी कौन सी हमारे पास 2 होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कि भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो भाज्य संख्या में बतानी है जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। हमें ये बताना भाज्य संख्या होती कौन सी, हमें भाज्य संख्याओं की पहचान करनी है यहाँ पे। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 10, तो 10 को मैं क्या कर सकता हूँ, 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 5 से भी और 10 से भी। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये किया है। और 4 को भी मैं यहाँ पे किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी। जैसे कि मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे 8 ले लिया, 8 को मैं 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं तो वो संख्या कौन सी होगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या कौन सी होती है वो आपको मैं बताऊं। यदि 2 संख्याओं का सार हो, जिसको हम बोलते हैं कॉमन, गुणनखंड एक ही हो तो वह संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती है। एक ही हो का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉमन लेना है। हमारे पास सहभाज्य संख्या में हमको 2 संख्या मिलेगी, जैसे कि 4 और 5, हमें 2 संख्या मिलेगी यहाँ पे सहभाज्य संख्या में 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 5। जैसे कि हम 4 के फैक्टर करेंगे, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से जाएगा। ठीक है, और 5 जो है हमारे पास 1 से जाएगा, 5 से जाएगा। तो इसमें और इसमें हमारे पास जो कॉमन आया वो 1 आया, क्योंकि हमारे पास जो है 5 खुद से जाएगा 5 से ही और 1 से भी जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे कॉमन देखना है, हमें उन संख्याओं के फैक्टर करके उनमें कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पे भी कॉमन आ गया। तो जो हमारे पास कॉमन आएगा वही संख्या हमारे पास सहभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे कि 11 और 12 में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि 11 को जो है मैं 1 से डिवाइड करूँगा और 11 से डिवाइड करूँगा, और हो भी रहे हैं इन्हीं से ही। ठीक, और फिर जैसे कि 12 है, 1 से भी जाएगा, 2 से भी, 3, 4, 6, 12 से भी जाएगा। तो हमें सिर्फ कॉमन देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सार्व कॉमन दिया हुआ है ना, सार्व, तो इसका 1 और इसका 1, 11 में से उठाया और 12 में से, तो कॉमन यहाँ पर हमें देखना है। तो वही हमारा सहभाज्य संख्याओं की पहचान करेगा। तो हमारे पास सहभाज्य संख्याओं की पहचान करने का तरीका भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है यहाँ पे, जैसे परिमेय संख्या में आपको बता दूं, परिमेय संख्या हमेशा भिन्न में होती है। ठीक है, वो आपको अभी मैं बताऊंगा। जैसे कि जो संख्या भिन्न में होगी वह परिमेय संख्या कहलाएंगी। भिन्न क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंश बटे हर। तो अंश बटे हर जो संख्याएं भिन्न में होंगी
उसको ही हम क्या बोलते हैं, अंश बटे हर बोलते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखिए कि 4/5 एक परिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और अगर 22/7 को मैं 22/7 लिख रहा हूँ तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर मैं इसको पाई के मान में रूप दे दूँ तो ये क्या है, एक परिमेय। लेकिन इसको पाई को मैं 3.14 का मान अगर दूं, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है कितनी, 3.14, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं कर दूं तो ये संख्या एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। वो कैसे, मैं आपको बताऊं कि जो संख्या हमारे पास अपोन में रहेंगी, कहने का मतलब जो संख्या हमारे पास अंश बटे हर में रहेगी वो परिमेय होगी, और जो संख्या हमारे पास दशमलव में आ जाएगी वो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ये भी दशमलव में आ गया तो ये अपरिमेय हो गई। दशमलव इनके बीच में, ये भी जो संख्या हमारे पास यहाँ दशमलव में रहेगी और इन्फिनिटी तक जाएगी, क्या होगा यहाँ पे, जो संख्या दशमलव में रहेगी इन्फिनिटी तक चल रही है तो वो संख्या होगी हमारे पास अपरिमेय, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या हो गई। और फिर हमारे पास क्या है, जो संख्या पॉइंट में रहेगी और एक नंबर पर जाकर रुक जाएंगी, हमें पता है कि हाँ इसकी लास्ट डिजिट ये है, तो हम उस संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बताऊँ इसको कि वो संख्याएं जो अंश बटे हर में रहेंगी परिमेय होंगी। और कौन कौन सी परिमेय होंगी, जो संख्याएं पॉइंट में होगी मतलब दशमलव में होगी और एक निश्चित नंबर पर जाकर रुक जाएंगी वो भी परिमेय होंगी। लेकिन वो संख्याएं अपरिमेय होंगी जो पॉइंट में तो होगी लेकिन उनके कोई निश्चित वैल्यू नहीं होगी, इन्फिनिटी तक मतलब चलती ही जा रही है, तो वो संख्याएं अपरिमेय होगी। आपको यहाँ पर उदाहरण भी देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको सभी को अपनी नोटबुक में भी नोट जरूर करते रहिएगा। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ये वाला प्रश्न है कि क्वेश्चन है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, अब हमारे पास कोई नंबर है कि जैसे कि 4 3 7 4 5 6 नंबर है, तो इनकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार वाले अंक में ज्ञात करें। तो पहला अंक को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, तो इकाई अंक आएगा। फिर दूसरे को 10 से करूँगा मैं तो दहाई अंक आएगा। तीसरे को 100 से करूँगा तो मतलब हमारे पास क्या है, 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरीके से ये नंबर यहाँ पर मैंने यहाँ पर किए हुए हैं। तो इन नंबरों की हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा के उसमें हमें पहचान करनी है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, और एग्ज़ामों में कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम इस टेबल के आधार पर क्या करेंगे, इस टेबल के आधार पर अब हम यहाँ पे इन प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कहा है 4 के गुणनखंड का या गुणनफल का स्थानीय मान ज्ञात करो। 4 के गुणनफल का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो क्या हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ये देखिए यहाँ पे 4 के गुणनखंड का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिए 4 जो है यहाँ पे 2 जगह है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, मतलब यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो 4 के गुणनखंड का हम स्टार्ट से शुरू से लेंगे, तो इधर से हमने संख्या स्टार्ट करी तो हम पहले लेंगे 400, हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर लास्ट में रहेगा ये वाला, फिर हमने ये वाला लिख दिया। तो इनका जो स्थानीय मान होगा, स्थानीय मान इसका जो होगा यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई की हुई है। अब यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, 5 का स्थानीय मान बताना। स्थानीय मान के लिए मैं आपको बता दूं, स्थानीय मान में होता क्या है, यहाँ पे स्थानीय मान में अगर कोई संख्या है हमारे पास जैसे कि 2 3 4 5 है, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 और मल्टीप्लाई में कर देंगे। हमारे पास 4 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी या उस संख्या के बाद जो संख्या उसने हमसे पूछी है उसका स्थानीय मान बताएं, तो उस संख्या को हम लिखेंगे और उसके बाद जितनी संख्याएं होंगी हम उतनी जीरो उसमें लगा देंगे। जैसे 4 के बाद एक नंबर था, यहाँ पे मैंने 1 जीरो लगा दी। यहाँ पे अगर 2 3 नंबर भी होते ना तो मैं उसमें उतनी ही यहाँ पे जीरो लगा दिया, तो वही हमारा क्या होगा, वहाँ पे स्थानीय मान कहलाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे 5 यहाँ पर है, सिर्फ एक ही नंबर है इसमें 5, तो 5 के बाद यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 5 लिखूंगा मैं और 6 लिखूंगा, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 जो है इसका स्थानीय मान हो जाएगा। और जातीय मान क्या पूछा है इसमें, जातीय मान
तो जातीय मान भी इसका 5 रहेगा, क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं इसमें। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, जातीय मान इसका 5 रहेगा। तो 5 का स्थानीय मान और जातीय मान इसने कहा था, तो जातीय मान वही रहेगा जो नंबर इसमें पूछा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास नंबर है कि 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर है। अब मैं यहाँ बात करूँगा एक अंक वाली संख्याओं की संख्या। अगर एक है तो एक अंक वाली संख्याओं की संख्या अगर यहाँ पे 9 होगी, ठीक है, और 2 अंक वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 अंक वाली संख्याओं की संख्या में से हम 1 अंक वाली संख्या माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 2 अंक वाली संख्या यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि हमारे पास 1 अंक वाली संख्याओं की, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछ लूँ कि बताओ कि गणित में 1 अंक वाली संख्याओं की संख्या कितनी होती है, आप कहोगे 9, तो 9 ही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और मैं कहूँ आपसे कि 2 अंक वाली संख्याओं की संख्या बताइए, तो 2 अंक वाली क्या करोगे आप, शुरू की जो हमारे पास नंबर होंगे 9 अंक वो घटा दोगे। ठीक है, तो किस में से घटाएंगे, 99 में से घटाएंगे, ना कि 100 में से घटाओगे। ठीक है, तो 99 में से 9 गए, हमारे पास 90 बच गए। तो 2 अंक वाली संख्याओं की संख्या 90 है। इस तरीके से 3 अंक वालों की 900 आ जाएगी, 4 अंक वालों की 9000, और n अंक तक मतलब कुछ भी नंबर अगर वो पूछ ले कि हमें नहीं मालूम, तो वो नंबर हम वहाँ पे क्या रखेंगे, n रखेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर n-1, जितनी संख्या उसने पूछे उस संख्या की जगह हम n रखेंगे, और n की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख दूँ और -1 कर दूँ, ठीक है, और कहाँ पे है, 10 इसकी पावर में, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और मल्टीप्लाई में 9। तो हम इसको सोल्यूशन करेंगे और n अंकों वाली संख्या हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। फिर हमारे पास इसी आधार पर प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोहन अपने टाइपराइटर से 1 से लेकर 251 तक टाइप करता है, तो वह अपने टाइपराइटर के बटन को कितनी बार दबाएगा। तो सवाल को ध्यान से समझे, मोहन अपने टाइपराइटर से क्या कर रहा है, 1 से लेकर 251 तक के नंबर लिख रहा है। ठीक है, तो वो अपने टाइपराइटर के जो बटन हैं उनको कितनी बार दबाएगा, उनको कितनी बार प्रेस करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि 1 अंक वाली संख्या, तो 1 अंक वाली संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी। 2 अंक वाली संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 90 हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, और 3 अंक वाली संख्या कितनी रहेगी, यहाँ पे 3 अंक वाली संख्या। अब आप यहाँ पे देखिए, जो 3 अंक वाली संख्या यहाँ पे रहेगी, 3 अंक वाली संख्याओं में हमारे पास क्या है, यहाँ पे उसने क्या कहा, यहाँ पे 251 तक टाइप करेगा। तो 251 में से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसमें से घटा दूंगा, किस में से, 251 में से, जो उसने वहाँ पे हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो पूछी गई कितनी बची, 152। तो 3 अंक वाली संख्या कितनी बार प्रेस करेगा वो, 152 बार। तो 152 बार आपको समझ में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइपराइटर के बटनों की संख्या ज्ञात करने में, तो जो 9 है, 9 की मल्टीप्लाई में 1 में करूँगा, 90 है, 90 की मल्टीप्लाई में 2 में करूँगा, और 152 की मल्टीप्लाई में 3 में करूँगा। इन सब की मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दोगे, तो हमारा राइट आंसर इसका जो आएगा, उतनी ही बार वो अपने 1 से लेकर 251 तक के नंबर टाइप करने के लिए 645 बार बटनों को प्रेस करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 645 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि 84 से लेकर, अभी उसने क्या कहा यहाँ पे वो शुरू से पूछ रहा था, शुरू से उसने पूछा यहाँ पे कि 1 से, अगर वो 1 से ना पूछे, संख्या के बीच में से पता कर ले। ठीक है, तो उसी को लेकर मैंने भी नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या के बीच में से पता कर ले कि 84 से लेकर 999 तक कितनी बार टाइप करेगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 अंक से शुरू हो रही है। अब 2 अंक से शुरू हो रही, तो देखिए 2 अंकों वाली संख्याओं, 2 अंक वाली संख्या कितनी रहेगी, यहाँ पे 2 अंक वाली संख्या कितनी रहेगी, यहाँ पे 16। 16 कैसे रहेगी, हम यहाँ पे 100 में से 84 को लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, 16, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 अंक वाली संख्या ही है ना, क्योंकि 999 हमारे पास 3 अंक वाली, तो 3 अंक वाली में से हमने 2 अंक वाली यहाँ पे घटाई, तो 16। तो 2 अंक वाली संख्याओं की संख्या कितनी रही, 16, और 3 अंक वाली संख्याओं की संख्या कितनी रही, यहाँ पे 3 अंक वाली संख्याओं की संख्या इसमें है 900, जो मैंने भी आपको ऊपर भी बताया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 900 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा 84 से लेकर 999 तक अपने जो कंप्यूटर के वो टाइपराइटर के या बटन को प्रेस करेगा तो कितनी बार करेगा, 2732 बार, तो 2732 बार वो टाइप करेगा। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि 0, 3, 4, 5 का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अंतर उसने कहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमें क्या है, हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा, 3rd 4th 5th में पढ़ा है। यदि हमें कोई नंबर दे दिए गए हैं 3, 4, 5, 6, तो हमें कहते हैं कि इन नंबरों में सबसे, इन नंबरों को जोड़कर आगे पीछे कर कोई सबसे बड़ी संख्या बताओ और सबसे छोटी संख्या बताओ। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं 3, 0, 4, 5, तो इनमें हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, 5000। तो यहाँ पे जो हमारे पास 5430, क्योंकि मैं यहाँ पे हमारे पास अलग अलग संख्याएं दी गई है 3, 0, 4, 5, तो मैं सबसे पहले बड़ी संख्या बनाने के लिए 5 लिखूंगा, फिर 4, फिर 3, फिर 0, तो 5430 बड़ी संख्या बन गई। और सबसे छोटी कौन सी बनेगी यहाँ पर, 3, 0, 4, 5। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे पास 0 है तो हम 0 को यहाँ पे शुरू में लिख देंगे और हम इस तरीके से कर देंगे, ये हमारी संख्या गलत हो जाएगी। ठीक है, हम इस तरीके से यहाँ पे 0 की हमें वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे 0 को आगे कर देंगे और हम इस तरीके से कर देंगे, ये गलत हो जाएगा हमारे पास। तो जो रूल है उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो छोटी संख्या क्या बनेगी यहाँ पर, 3045। जब हम इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो 8475 आएगा। और इनमें से फिर हमें क्या है, उनका अंतर पूछा गया, तो इनका जो जोड़ कितना आया, इनका जोड़ आया 8475। और अंतर की मैं बात करूं, अंतर कितना आएगा इन दोनों का, इन दोनों संख्याओं का 2385। तो हमारा जो आंसर है, इन दोनों आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, जो इसको ऐड करके भी आएंगे और इसको घटा करके भी आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो है राइट इसका प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये प्रश्न भी समझ में यहाँ पे आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सम तथा विषम संख्याएं ज्ञात करने के आधार पर। सम तथा विषम संख्या ज्ञात करने के आधार पर हम बात करेंगे। मान लो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर है, तो हम क्या करते हैं कि 5 नंबर उसमें सम होंगे और 5 ही नंबर उसमें विषम होंगे। तो ठीक है, 5 नंबर, एक सम और एक विषम, और वही मैंने यहाँ पर किया हुआ। तो 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे और 5 नंबर इसमें सम है, 5 नंबर इसमें विषम है। अब हम आगे बात करेंगे, जैसे कि नोट करके मैंने लिखा है कि 1 से n तक, 1 से लेकर n तक, n हमारे पास कोई भी संख्या हो सकती है। n यदि सम संख्या हो तो सम संख्या कितनी है और विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो हम n/2 वहाँ पर करेंगे। जैसे कि हमारे पास 1 से लेकर 100 तक सम संख्याएं हैं, 1 से लेकर कितनी, 100 तक सम संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक सम संख्याएं हैं। तो हमें सम और विषम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए n/2 करेंगे। तो 100 जो है हमारे पास अंतिम नंबर है और अंतिम नंबर को ही हम क्या करते हैं, n मानते हैं। ठीक है, हमारे पास जो AP सीरीज आपको मैं कराऊंगा, AP सीरीज, तो AP सीरीज में हम n जो हमारे पास अंतिम नंबर n होता है, ठीक है, n भी होता है, SN भी होता है, वो मैं आपको वहीं पे कराऊंगा। तो अंतिम नंबर अभी हम यहाँ पे क्या रखना है, अंतिम नंबर हमारे पास 100 दिया, तो 100/2 और इससे हम इसको डिवाइड करेंगे 50। तो जो हमारे पास सम संख्याएं आई 50 आई और विषम संख्याएं भी कितनी आई यहाँ पर 50 आई। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन है 15 से 200 तक सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। 15 से लेकर 200 तक इसने कहा है। तो यहाँ पे देखिए शुरू से नहीं इसने पूछा, यहाँ पे 1 से नहीं इसने पूछा, यहाँ पे इसने डायरेक्ट 15 से दे दिया, मतलब 20 में बीच में से संख्या दे दी उठा के। तो हम यहाँ पे 1 से लेकर 14 तक के बीच की सभी सम संख्याएं निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास 7 आ जाएगा और हम n/2 भी करेंगे अगर, तो n/2 भी करके हमारे पास 2 से इसको डिवाइड करेंगे तब भी 7 आएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 14 के बीच में जो संख्याएं थी 7 आ गई
और अब बात करते हैं 15 से लेकर 200 तक। तो 1 से लेकर 200 तक के बीच में संख्याएं कितनी आ गई इसमें, 100 आ गई। और अब हम बात करते हैं 15 से लेकर 200 तक की, तो 100 में से मैं 7 लेस कर दूंगा तो 93 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 15 से लेकर 200 तक के बीच में कितनी संख्याएं रहेंगी, 93। और इसका जो करने का जो तरीका था, पहला तरीका तो ये था, और सेकंड तरीका ये है कि 200 में से आप 14 को लेस कर दो, क्योंकि हमारे पास पिछली 14 संख्याएं यहाँ पर नहीं है, 14 तक के नंबर या डिजिट नहीं है, तो 14 को लेस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका राइट आंसर हमारे पास फिर भी वही आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने कहा सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। 15 से लेकर 200 तक, 200 तक कहा है हमने, 200 तक। लेकिन अब हमारे पास जो पर्सन आएगा, हम कहेंगे यहाँ पर बोल रहे हैं कि बीच संख्याएं 15 से लेकर 200 के बीच, मतलब 200 नहीं, 200 के बीच सम संख्याओं की संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, 200 से पहले सम संख्या कौन सी थी हमारे पास, 200 से पहले 198, और माइनस कर दो आप उसमें से सम संख्या 14 को, और लेस कर दो 2 से, तो वही जो हमारा राइट आंसर आएगा। इसमें से घटा के हमारे पास और 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास राइट आंसर 92 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो हमें ये भी यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा कि 14 से लेकर 400 तक सम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, हम क्या करेंगे, 400 को लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे, 14 से लेकर 400 तक सम संख्याओं की संख्या यहाँ पे पूछी गई है, तो 400 तक इसने कहा है, तो हमें बताना है सम संख्याओं की संख्या। अब देखें यहाँ पे क्या है, 14 है। ठीक है, तो 14 से पहले कौन सी संख्या थी, 13, जो कि ऐसी संख्या है कि विषम संख्या, तो हम विषम संख्या को यहाँ पर नहीं लेंगे। फिर इससे पहले जाओ, फिर आएगा हमारे पास 12, तो 12 एक कैसी सम संख्या है, एक सम संख्या है, तो 12 हम यहाँ पे लिखेंगे और लेस कर देंगे 2 से, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी घटाएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, जो राइट आंसर आएगा हमारा, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। और आपको ये सवाल समझाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, आगे चलेंगे, तो 14 से 400 के बीच सम संख्याओं की संख्या कितनी है, 400 के बीच, 14 से 400 के बीच सम संख्या। अब 14 के बाद हमारे पास जो संख्या आएगी नेक्स्ट 16 आएगी, और 400 के बीच, तो 400 के बीच का है तो 398 आएगी, तो 398 में से मैं क्या कर दूँ, 14 को माइनस करूँगा। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास 284, और 284 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, जो हमारा राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास कि 1 से लेकर 101 तक विषम संख्याएं कितनी है, 1 से लेकर 101 तक विषम संख्याएं कितनी हैं, तो कितनी होगी मैं आपको बताऊं, 1 से लेकर 101 तक विषम संख्याएं हमें बतानी, तो हमें क्या करना है, n+1 कर देंगे, हमारे पास जो है 101 + 1 और अपॉन 2 करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है अंतिम संख्या हमारे पास लेस नहीं हो रही है, यहाँ पे 2 से यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रही है, तो विषम संख्याओं की 100 उसने कहा है तक, अगर वो कहता बीच में तो हम यहाँ पे माइनस करते 1, और उसने कहा है तक तो हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं 1, तो इसलिए मैं 102 को डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे 2 से, तो 102 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे 51 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, एक बार और समझा दो आपको। यहाँ पे मैंने 1 इसलिए जोड़ा क्योंकि उसने कहा 101 तक ही चाहिए हमें। ठीक है, उसके बीच में नहीं चाहिए, अगर बीच में चाहिए होती तो हम क्या करते हैं, माइनस करते 1, और अगर 101 तक चाहिए हम प्लस करेंगे वहाँ पर 1, तो मैंने क्या करा 101 में +1 कर दिया, तो 102 और 102 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन है और लास्ट पर्सन कि 17 से लेकर 101 तक विषम संख्याएं कितनी है, तो 17 से लेकर 101 तक विषम संख्या में बतानी है। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल सा है, इस तरीके को आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, हम 100, फिर वही इसने कहा है कि 101 तक, तो 101 तो फिर वही आएगा, तो हम क्या करेंगे 102 मतलब 1 जोड़ के चलेंगे n+1/2 वाला फॉर्मूला करके। ठीक है, तो 102 हो गया, और यहाँ पे क्या है 17 से लेकर, 17 से पहले एक संख्या यहाँ पे रही है कि 16। ठीक है, इसने कहा है विषम
तक विषम संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 16 को यहाँ पे मैंने लिया है, तो ठीक है 16 यहाँ पे मैंने कर दिया, एक घटा के यहाँ पे हम चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए इस तरीके में आपको ये वाला बेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि 17 और 101 के बीच में हम बीच में नहीं तक विषम संख्या में ज्ञात करनी, तो 1 से लेकर 16 तक के में संख्याएं पता होनी चाहिए विषम, तो 8 संख्या रहेंगी। फिर 1 से लेकर 101 तक की कितनी रहेंगी, 51 रहेंगी। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 और 101 में 51 माइनस 8 कर देंगे तो 43 आ जाएगा हमारे पास। अब वही है कि 102 को हम माइनस करेंगे यहाँ पर 16 क्योंकि ये विषम संख्या खुद भी एक विषम संख्या है, तो माइनस करेंगे हम यहाँ पे 16 और 86 आ जाएगा। 86 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 43 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो थी, आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही कराऊंगा। तो और इससे जितने भी आगे के हमारे पास चैप्टर रहेंगे उन चैप्टरों को मैं इसी तरीके से कराता रहूँगा, और यहाँ पे मैथ के अलावा रीजनिंग और अदर भी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।